सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यस, स्टार्ट करते हैं बेटा शाहिद। ठीक है सर, 40 प्लस। हाँ यार, इतना तो कम से कम होना चाहिए। मैंने तो स्टार्टिंग में 50 प्लस बोला था, फिर बोला कि चलो यार 40 प्लस भी होंगे तब भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं विदाउट डिले किए हुए। और आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है हमें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग प्रोबेबिलिटी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है एक बेसिक प्रोबेबिलिटी, वो वाला पूरा पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया। फिर सेकंड पार्ट रहता है हमारा स्टैटिस्टिक्स का, ये वाला पोर्शन कंप्लीट किया। थर्ड पार्ट हमारा रहता है जो कि एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हमारा जो सेकंड पार्ट रहता है स्टैटिस्टिक्स, उसका भी यूज होगा। जो हम लोगों ने अभी तक वेरिएंस पढ़ा है, जो हम लोगों ने मीन मीडियन मोड पढ़ा है, मे बी इसकी भी नीड पड़ती है ना। और जो भी हम लोग यहाँ पर 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। पहला हमारा रहेगा बेटा फर्स्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड हमारा रहेगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड हमारा रहेगा कॉन्टिन्यूअस, मतलब कि थर्ड में बात करूं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो ये 2 तरह के रैंडम वेरिएबल का पार्ट होते हैं। जो थर्ड में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं, ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का पार्ट है। और जो पहले 2 बात कर रहा हूं बाइनोमियल और पॉइजन, ये दोनों ही पार्ट हमारा रैंडम डिस्क्रीट वेरिएबल का पार्ट होता है। तो चलिए मैं पहले यही पढ़ाऊंगा आपको कि नॉर्मल रैंडम वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है। देन आपको पढ़ाऊंगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की कंडीशंस क्या होती हैं, उसके लिए मीन वेरिएंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। और फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, उसके लिए वेरिएंस कैसे निकालते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल के बारे में, फिर पूरा बताऊंगा उसका वेरिएंस, उसका मीन, ठीक है, उसके लिए फार्मूला 1 बाय 1 सब कवर करते हैं। सो डियर केमी वॉरियर्स, ठीक है, दिस इज द लेक्चर नंबर 11 फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और ये प्रोबेबिलिटी में बेटा हम लोग आज जो लेक्चर ये कंटिन्यू कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर ये लेक्चर नहीं करेंगे तो आगे के लेक्चर फिर आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो जस्ट अपने बारे में इंफॉर्म कर देता हूं, मेरा नाम शैलेन कुमार है। इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में एज अ हेड और इस प्लेनेट गेट का एज अ लीडर वर्क कर रहा हूं यहाँ पर। और अगर मैं जस्ट अपने बारे में इंफॉर्म करूं तो बेटा मैंने एमटेक कंप्लीट किया था 2014 में आईआईटी रुड़की से। फिर इंडस्ट्रियल नॉलेज भी है, रिसर्च का नॉलेज है और टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी हम टीचिंग लाइन में हैं, तो मैं जस्ट टीचिंग लाइन की बात करूं तो जिस फील्ड में मैं आप लोगों को ट्रेन कर रहा हूं, गेट फील्ड में, नंबर ऑफ टाइम्स खुद गेट क्वालिफाई हूं तब मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। और यहां पर अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस की, तो टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस तो 15 प्लस ईयर का है, बट गेट फील्ड में बेटा लास्ट 8 ईयर से मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूं। सब्जेक्ट की बात करें तो ये मान लो कि फिर आप केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूं, तो उसमें कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है ना, जिसको डील नहीं किया जा सकता। बट मैं फिर भी अभी तक आज तक अपनी लाइफ में, है ना, केमिकल टेक्नोलॉजी, थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिकल ऑपरेशन, ये 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया हूं। मैकेनिकल ऑपरेशन बस एक दिन पढ़ाया हूं गेट फील्ड में, बाकी कभी नहीं पढ़ाया। केमिकल टेक्नोलॉजी कभी नहीं पढ़ाया, थर्मोडायनेमिक्स कभी नहीं पढ़ाया। ये 3 सब्जेक्ट छोड़ दूं तो बाकी सारे सब्जेक्ट मैंने डील किया है, इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड भी। लेकिन जब से सौरभ सर एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं तो मैंने एप्टीट्यूड नहीं पढ़ाया, है ना। और इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स तो त्यागी सर पढ़ाते हैं, तो कभी सोचा ही नहीं पढ़ाने का। और सुमित सर ये केमिकल टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल ऑपरेशन डील ही कर रहे हैं, तो इसलिए ये सब्जेक्ट भी नहीं। बाकी लगभग सारे सब्जेक्ट मैं डील करता हूं। बट अभी जो आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सीआरई, प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स, प्रोसेस कैलकुलेशन, ये 4 सब्जेक्ट के साथ मैं अभी मूव कर रहा हूं, है ना। और मे बी मास ट्रांसफर का इस बार मैं आप लोगों को ल्यूक वार्म सीरीज या प्रैक्टिस सेशन कुछ ऐसा प्रोवाइड करूं। SKS50 ये मेरा रेफरल कोड है, इस कोड के साथ मूव करेंगे तो 10% डिस्काउंट। जो भी एग्जिस्टिंग ऑफर होगा इस टाइम पे, टोटल अगर मैं बात करूं प्राइस हाइक और ऑफर को मिला के 27% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मूव करेंगे, है ना। कोड यूज करेंगे तो 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो प्राइस हाइक होना है उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि 30 जुलाई से बेटा आपका प्राइस हाइक होने वाला है। और ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप में अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करेंगे तो एक कोड की डिमांड करेगा, SKS50। अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लो, क्योंकि आज से कुछ और भी आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। और unacademy.com/Shailen_sir, यहां से आप मुझे फॉलो कर लेंगे इस ऐप में, ऐसा मेरा प्रोफाइल ओपन होगा, है ना। और ये आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। 8 मिलियन वॉच मिनट, 605K इस मंथ का, 5K फॉलोअर्स, 600 डेडिकेशंस। और ये डेडिकेशंस बेटा उस ऐप में रहता है जहां से आपको एक हेड की तरह मिलता है, वो आप डेडिकेट कर सकते हैं अपना फीडबैक, अपना सजेशन या कुछ और आप
चाहे तो उसमें मेंशन करके आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं स्पेशल क्लास की बात करूं तो बेटा स्पेशल क्लास में आपको मिल जाऊंगा। चलिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी लेक्चर नंबर 11 हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए यहां से हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। 1 जुलाई से सारे सब्जेक्ट यूट्यूब पे होंगे। 1 जुलाई से मतलब 1 जुलाई तो कब का निकल चुका बेटा। सर मैथ्स कंटिन्यू होगी ना डेली 9:30 PM, शायद डिपेंड करता है कैंडिडेट पे, है ना। अगर स्टूडेंट रिस्पॉन्स देंगे, प्रेजेंट रहेंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज मैं गारंटी नहीं लूंगा, है ना। क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं जो कह देता हूं ना, प्रॉमिस करता हूं, वो प्रॉमिस में ब्रेक नहीं करता। तो अगर मैं प्रॉमिस कर दूंगा तो मुझे करना पड़ेगा, फिर चाहे 5 स्टूडेंट ही हैं। और बच्चे बहुत होशियार हैं, बहुत फायदा उठाना जानते हैं, है ना। तो मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं यस आई विल कंटिन्यू, बट मिनिमम 40+ स्टूडेंट प्रेजेंट रहेंगे लाइव में, मैं कंटिन्यू करता रहूंगा, ठीक है। या अच्छे खासे 1K के ऊपर व्यूज आते रहेंगे देन मैं करता रहूंगा। जैसे प्रोबेबिलिटी में स्टार्टिंग के 5-6 लेक्चर तक तो आए व्यूज, उसके बाद बच्चों को लगा नहीं यार अब कंटिन्यू नहीं करना, है ना, तो फिर मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा। चलिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना, बेसिक की सारी चीजें आपको बता दिया कि 2 तरह के आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें 2 तरह के रैंडम वेरिएबल पढ़ने, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा, एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो सर पहले ये बताइए रैंडम वेरिएबल क्या होता है, सुनना मेरी बात। आप सर ये बताइए ना ये रैंडम वेरिएबल क्या होता है। जब बेटा मैंने आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाने स्टार्ट किया तो प्रोबेबिलिटी में मैंने आप लोगों को एक बेसिक टर्म पढ़ाया, ये आउटकम्स क्या होते हैं। और उस आउटकम्स के लिए किसके लिए मैंने पढ़ाया, किसी एक्सपेरिमेंट के लिए। तो जब हम एक्सपेरिमेंट के ऑल पॉसिबल आउटकम की बात करते हैं तो वो ऑल पॉसिबल आउटकम्स जब भी हम डिसाइड करेंगे तो वो हमारा एक उस इवेंट उस प्रोबेबिलिटी का एक पार्ट होगा। और प्रोबेबिलिटी तभी पॉसिबल है जब हमारे आउटकम्स पता हो। आउटकम्स नहीं पता तो आप प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर सकते, क्योंकि तब आप इवेंट की बात नहीं कर पाएंगे, इवेंट की बात नहीं कर पाएंगे, सारे आउटकम्स नहीं पता तो आप सैंपल स्पेस की बात नहीं कर पाएंगे, और देन प्रोबेबिलिटी आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए एक बेसिक सा फार्मूला होता है, इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस। तो वो इवेंट क्या है और सैंपल स्पेस क्या है। तो जब हम रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो रैंडम वेरिएबल भी एक इवेंट की तरह ही एक पार्ट है जो कि उस सैंपल स्पेस में ही डिफाइंड होता है, ठीक है। जैसे हमें कोई रैंडम वेरिएबल बोल दें तो रैंडम वेरिएबल क्या है, एक डाइस थ्रो कर रहे हैं और उसमें एक रैंडम वेरिएबल दे दिया। अब रैंडम वेरिएबल कैसा होगा, अभी तक हम लोग जो लेते थे वो इवेंट हो जाता था, 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी। अब रैंडम वेरिएबल क्या है, रैंडम वेरिएबल इस तरह से कि हमने एक डाइस को 10 टाइम्स थ्रो किया उसमें। हाँ तो अभी क्लियर है ना बेटा, ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा था, यस यस सर कंप्लीट कोर्स। अभी आगे कंटिन्यू करो देन फिर मैं आपको सब कुछ बताता हूं कंटिन्यू होगा नहीं होगा। बेटा आप कंटिन्यू करोगे तो जरूर होगा, ना आप कंटिन्यू करो नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करो पहले इस सेशन को, फिर सेशन के एंड में इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लिया कि आपने एक डाइस को 10 टाइम्स थ्रो किया, उसमें 6 टाइम 5 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 टाइम 5 आने की प्रोबेबिलिटी। हालांकि अभी भी जो रैंडम वेरिएबल है वो 5 आने की ही प्रोबेबिलिटी हम पूछ रहे हैं। जैसे हम सिंपल प्रोबेबिलिटी में पूछते थे कि हमने डाइस थ्रो किया और उस डाइस थ्रो करने में 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमने बोला 1/6। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/6। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/6। प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/6। वहां पर हम उसको एक इवेंट के टर्म में डिसाइड करते थे, और यहां पर हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, एक रैंडम वेरिएबल के टर्म में। जब हम इवेंट डिसाइड करते थे तो उसको हम लोग सिंपली वे में हमने एक बार थ्रो किया तो उस वन थ्रो में किसी वन वेरिएबल के आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। रैंडम वेरिएबल भी उसी तरह का एक पार्ट है। मैंने क्या बोला, द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अरे भाई जो
एक्सपेरिमेंट के आउटकम है, उन्हीं में से कोई एक वेरिएबल को चूज करना है। हमने कोई एक सडन वेरिएबल बोल दिया, जैसे डाइस खेलते टाइम, लूडो खेलते टाइम हमने बोला यार 3 आ जाएगा ना, तो इस वाल इसकी जो मतलब हमारा अपोनेंट होगा है ना, उसकी गोटी जो भी आप बोलते हो उसको मारने का चांस मिल जाएगा। तो दैट मींस अगर इतना आ गया तो एक वो रैंडम चांस पड़ गया ना कि वहां पर इतना आना चाहिए, तो बस इसी को हम लोग रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। बट अभी तक जो हम लोग आउटकम्स पढ़ रहे थे उनकी काउंटिंग करते थे, और जो रैंडम वेरिएबल पढ़ते हैं, ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि उसकी काउंटिंग हो सके, तो इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक पार्ट होता है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। जो हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, 4, 5, 2, 3, 7, 10, 20 हम काउंट कर सकते हैं। जिसको काउंट कर सकते हैं वो हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये ग्लास दिखाया, अब मैंने यहां पर इसमें पूछा कुछ, मैंने जस्ट इसमें पूछा कि कितना वाटर है। आप इसको काउंट करके बोल सकते हो ये वाटर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, नहीं कर सकते ना। आप क्या बताएंगे, आप ये बताएंगे इसका वॉल्यूम इतना है तो इतने % वाटर है, या इतने ml वाटर है, ऐसे बताएंगे ना, इतने ml वाटर है, इतने लीटर वाटर है। तो दैट मींस अब इसमें हम बोले जैसे हम काउंटिंग बोलते हैं, अरे लूडो का डाइस थ्रो करेंगे 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। अच्छा 2 से 3 के बीच में कुछ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। 3 से 4 के बीच में कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता। दैट मींस वो डिस्क्रीट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये कॉन्टिन्यूअस क्यों है, क्योंकि ये नीचे से अगर मैं बात करूं तो ये 0 लेवल से लेके इस पर्टिकुलर लेवल तक ये पूरी की पूरी वैल्यू काउंट करता है, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। यहां पर अगर मैं बोलूं 2 और यहां पर एक मेंशन कर दूं 3, 2 से 3 के बीच में कुछ होगा, अरे क्यों नहीं होगा, वाटर जरूर होगा 2 से 3 के बीच में। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, जहां पर हमारा एरिया की बात होती है, जहां पर हमारा वॉल्यूम का बात होता है, जहां पर हमारा अमाउंट का बात होता है, वो सब हमारा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का पार्ट होता है। बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, हाँ या ना, ये बात समझ में आई, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल। चलो पहले लिखते हैं, हेडिंग डालिएगा रैंडम वेरिएबल, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा रैंडम वेरिएबल। यस 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 यस, ठीक है, हेडिंग डालिएगा रैंडम वेरिएबल, हेडिंग डालिए रैंडम वेरिएबल। यस गॉट इट। लिखिएगा द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल इज, द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल इज डिटरमाइंड बाय द यस राइट राइट प्रतीक बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, है ना, आपका एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। लिखिएगा द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम्स, the value of random variable is determined by the outcomes of the experiment, outcomes of the experiment, outcomes of the experiment। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब अगले लाइन से लिखेगा there are 2 types of random variable, there are 2 types of random variable, there are 2 types of random variable। Number 1, discrete random variable, और नंबर 2 बाद में मैं लिखाता हूं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। चल लिख लो पहले दोनों नेम ही लिख लो। नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल।
नंबर 1 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। यस भावेश, आप वहां से फॉलो करिए, मैंने ऑलरेडी आज ग्रुप में भी शेयर किया है प्रोबेबिलिटी का भी प्लेलिस्ट, ठीक है, और लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स जिसे आप बोल रहे हो, और इसके अलावा आपका न्यूमेरिकल मेथड का भी प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों के सारे टेलीग्राम ग्रुप में आज शेयर किए हुए आज के लिंक के साथ में। तो वहां से आप ये 2 टॉपिक तो कवर कर लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये टॉपिक भी अब पढ़ाना पड़ेगा मुझे, आप लोगों की स्ट्रेंथ जवाब दे रही है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये पढ़ाऊंगा। जो टॉपिक बचे हैं मैं वो कवर कर दूं, ये बड़ी बात है ना। अभी देखो, आप कोई साहिद बोल रहा था कि सर 30+ तो सब अवेलेबल है ना। 30+ अवेलेबल भी तो नहीं है, उसमें भी फ्लैक्चुएशन चलता रहता है। कम से कम 30 बंदे ऐसे हों कि सर हम रहेंगे, बाकी जो आएंगे जाएंगे वो चलेगा, तो भी मैं आगे कंटिन्यू करने का सोचूं, ठीक है। तो अगर ये मेरे सभी सेशन में 30+ स्टूडेंट लाइव रहते हैं कॉन्टिन्यूअस, देन आपका 1 अगस्त से आपका ये कैलकुलस स्टार्ट कर दूंगा। कैलकुलस नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कैलकुलस 1 अगस्त से, क्योंकि आज तो हो गए 25, 26, 27 3 दिन ये चलेगा। फिर 28, 29 इसके न्यूमेरिकल स्पेशल क्लास में करेंगे, ठीक है। और फिर 30 और 31 सैटरडे संडे है, तो 1 से आपका स्टार्ट हो जाएगा कैलकुलस, ठीक है। इन 3 सेशन में भी 30+ स्टूडेंट रहेंगे, तो कैलकुलस स्टार्ट करूंगा, पूरा कंप्लीट करूंगा, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, इसमें पहली हेडिंग डालेगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, पहली हेडिंग डालेगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या बोलते हैं? जिसकी हम काउंटिंग कर सके, कोई भी एक वेरिएबल है ना, जो एक रैंडम सेट का पार्ट हो, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। जिसको हम बस सिंपल सा अगर फील करना चाहें, मतलब जिसकी काउंटिंग कर सकते हैं, उसको हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। लिखेंगे ए रैंडम वेरिएबल या a variable that can take a variable, मैं लिख दूं क्या, a variable that can take any value in given possible set of variable is called random, is called discrete रैंडम वेरिएबल। बस शॉर्ट फॉर्म में स्टार बना के लिखिएगा, विच कैन बी काउंटेबल, शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा, विच कैन बी काउंटेबल एंड लाइज इन सेट ऑफ सैंपल स्पेस। भाई ऐसा भी ना हो कि वो सैंपल स्पेस में ही लाई नहीं कर रही, एंड लाइज इन सेट ऑफ सैंपल स्पेस, बस बात खत्म हो गई, है ना। ऐसे डिफिनीशन रटने की नीड ही नहीं है, और कभी डिफिनीशन नहीं आपसे पूछी जाएगी, मैं तो इसलिए लिखा दे रहा हूं, एक प्रॉपर नोट्स बन जाए आपको, जब आपको किसी को पढ़ाना पड़े तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ, या जब आप खुद से पढ़ो तो आप उसको समझ पाओ, फील कर पाओ, बस इसलिए मैं लिखा दे रहा हूं, ठीक है। ये बुक की लैंग्वेज नहीं है, एक सिंपल सी लैंग्वेज है जिसको आप समझ सको या किसी को समझा सको, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, वेरिएबल दैट कैन टेक एनी वैल्यू इन गिवन पॉसिबल सेट ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये जो लिखा है ना, गिवन पॉसिबल सेट ऑफ वेरिएबल, इसका मतलब है सैंपल स्पेस,
समझ गए? इसका मतलब है सैंपल स्पेस, और इस सैंपल स्पेस में कोई एक वेरिएबल आपको चूज कर लेना है, ठीक है? तो वो सिंपल सा क्या हो जाएगा, रैंडम डिस्क्रीट वेरिएबल हो जाएगा। बस मैंने क्या बोला बेटा, काउंटेबल होना चाहिए। जैसे हमने डाइस को थ्रो किया, काउंटेबल है, 1 2 3 4 5 6। हमने टॉस किया, काउंटेबल है, हेड और टेल। हमने कुछ भी ऐसा इवेंट किया जहां पर काउंटेबल हो, है ना, वो हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का पार्ट होगा। बात समझ गए? चलिए अब इसके बाद हम बात करें तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमारा एक आता है बेटा, इसको पूरा बता दूं ना, हाँ, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमारा एक पार्ट आता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्या होता है ये लिखेंगे, पहले यहां पर मैं कुछ पॉइंट लिखा दूं आपको। पॉइंट नंबर 1, जब भी बेटा हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। पहला पॉइंट लिखिएगा। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, अगर हम इसके समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करें तो समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होता है वो होता है 1। नोट करिए दोनों पॉइंट। सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के पीवाईक्यू प्रोवाइड करेंगे? बेटा पीवाईक्यू का मैं पूरा सॉल्व ही करवा दे रहा हूं, है ना, मैं पूरे सॉल्व करवा रहा हूं स्पेशल क्लास में, बाकी प्रोवाइड कर दूंगा। नोट करो जल्दी से, नोट करिएगा यहां पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के टर्म में, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के टर्म में ये जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। बेटा मैंने 0 में इक्वल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो ऑलवेज फेलियर का केस होगा। 1 क्यों नहीं लगाया, वो ऑलवेज सक्सेस का पार्ट होगा। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, जो प्रोबेबिलिटी होगी उसका अगर समेशन निकालेंगे वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। गॉट इट? इतना हो गया आपका, इतना हो गया, इसमें कोई डाउट? और कभी भी जो भी हम ये प्रोबेबिलिटी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, है ना, ये क्या होता है, इसका एक नोटेशन होता है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, px इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। और जो भी हम ये कैपिटल एक्स लेते हैं यही हमारा एक रैंडम वेरिएबल, तो हम चाहे px से बोले या ऐसे px कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर दें, या x इक्वल टू कोई एक वैल्यू r रिप्रेजेंट कर दें, x इक्वल टू हम कोई एक वैल्यू x इक्वल टू r ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें तरीका पता होना चाहिए कि हाँ ये हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। किसके लिए निकाल रहे हैं, कब निकाल रहे हैं? अच्छा, ये r x इक्वल टू r ऐसा भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन r ऐसा भी हो सकता है, लेस देन r इक्वल टू r ऐसा भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू r ऐसा भी हो सकता है। तो किसी भी फॉर्म में, जैसे आपसे कैसे हम पूछे कि चलो हमने 10 टाइम्स कॉइन टॉस किया, या सॉरी 10 टाइम्स डाइस थ्रो किया, हमें बताइए 3 से ग्रेटर आने की प्रोबेबिलिटी, या हमने पूछा कि उसमें 6 टाइम 3 से ग्रेटर नंबर आए, तो 3 से ग्रेटर, तो जो x हो गया ना वो ग्रेटर देन 3 हो गया, तो 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए, है ना। तो इस तरह से भी उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसको मेंशन करने की नीड नहीं है, ये आपको समझदार हो, जस्ट आपको बताने के लिए, एक बार रिकॉल करने के लिए मैंने आपको ये सारे पॉइंट लिख दिए। ये आपको पता है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? कोई बात नहीं नैतिक, कोई बात नहीं, लेट हो गया, बस जस्ट कंटिन्यू करो। इतना पता है किसी को, सभी को इतना पता है सभी को? चलो अब हम और बात करते हैं थोड़ा सा। जब हम बेटा वेरिएंस की बात करते हैं, समझना, जब हम वेरिएंस की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए हम लोग कुछ ex की बात करते हैं, ऐसे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए हम लोग ex की बात करते हैं, ex इक्वल टू, ठीक है, ये क्या होता है, वेरिएंस। और ये ex होता क्या है, ये होता है समेशन ऑफ x इंटू px, ठीक है। आप चाहे कैपिटल में लिख लो या स्मॉल में लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर कभी स्मॉल लिख देते हैं कभी कैपिटल लिख देते हैं, वो बेटा बस ऐसे मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ex इक्वल टू समेशन ऑफ px। और अगर आपको याद हो, ठीक है, जो ex होता है, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, ये समेशन ऑफ,
ये बेटा मीन होता है, ये आपका मीन म्यू होता है, ठीक है। या आप एक्स बार बोल दें या फिर आप एक्स बार बोल दें, ठीक है। और जब हम EX वेरिएंस निकालते हैं, ये क्या होता है, μ2 माइनस μ1 होल स्क्वायर। तो सर ये μ2 और μ1 क्या होता है, ठीक है। μ2 और μ1 क्या होता है, बस इसको अब कैलकुलेट करना पड़ता है। ये स्क्वायर के टर्म में और ये होल स्क्वायर के टर्म में उसको रिप्रेजेंट करता है। तो μ2 क्या होता है, μ2 होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर px माइनस μ1 क्या होता है, समेशन ऑफ x इंटू px और इसका बेटा होल स्क्वायर। ये नोट करो। तो चाहे ये फार्मूला ना नोट करके डायरेक्ट ये नोट करना, ये वाला फार्मूला हम कॉन्टिन्यूस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में लिखते हैं, ठीक है। और ये वाला हम लोग डिस्क्रीट, और जहां पर डिस्क्रीट होता है वहां पर हम लोग समेशन लेते हैं, और जहां पर हमारा कॉन्टिन्यूस होता है वहां इंटीग्रेशन लेते हैं, ठीक है। तो बस इतना सा ही डिफरेंस आएगा, बाकी सेम फार्मूला हम लोग वहां पर यूज करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए ये सारे पॉइंट। ये हमारा किसका पार्ट है, ये बेटा जो हम लोग लिख रहे हैं ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का पार्ट होता है। नोट करिएगा, नोट करिएगा बेटा। हाँ, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ही होता है, यस राइट। ठीक है, अच्छा। और कई बार जब आप बुक पढ़ते हैं तो वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। तो आप इसको सिग्मा स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर इसको वेरिएंस ऑफ एक्स Vx से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको Vx या सिग्मा स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा वही होता है। अच्छा, जो हम लोग ये EX लिखते हैं ना, एक ये एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है जिसको एवरेज वैल्यू बोलते हैं, है ना। तो कई बार हमारा EX, कई बुक में EX मीन को और VX वेरिएंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और जहां पर X बार मीन को तो वो EX एक हमारा वेरिएंस को रिप्रेजेंट कर देता है। तो देखो, आप नोटेशन में परेशान मत होना। नोटेशन क्या है आप मतलब समझना। ये क्या है, ये होती है हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू मैं सीधे नाम लिख दे रहा हूं, इसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, मीन वैल्यू, ठीक है। और जो ये वाला लिखा हुआ है ये हमारा क्या होता है, वेरिएंस, ठीक। चाहे μ2 माइनस μ1 इसका लिखो या ना लिखो, ये फार्मूला डायरेक्ट लिख लो, चाहे इसके बाद ये फार्मूला लिख लो, ठीक है। जब रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होगा तो समेशन की जगह बस इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहां पर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस होता है, याद रखेगा। सेकेंड मोमेंट ऑफ RTD, CRE की बात मत करो भाई, अभी ये μ2 होता है, ये सेकेंड मोमेंट ऑफ RTD होता है, μ1 ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ RTD होता है, जो μ1 होता है यही हमारा मीन रेजिडेंस टाइम होता है, ठीक है। वो जब CRE पढ़ाऊंगा तब बात करूंगा, ठीक है। गुड, वेरी गुड, ये हमें समझ में आ गया डिस्क्रीट रैंडम। तो इसमें कुछ रटना नहीं था, कुछ आपको समझना नहीं था, ठीक है। बस सिंपल सा आपको क्या करना था, कुछ पॉइंट याद रखने थे। क्या पॉइंट याद रखना था, पहला पॉइंट कि जो भी हमारा रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर आप यहां पर इक्वल साइन भी लगा देंगे तो गलत नहीं है, बाकी नहीं लगाएंगे तो भी गलत नहीं है। 0 तब होती है जब हमारा 100% फेलियर होने का चांस हो, 1 तब होती है जब 100% सक्सेस होने का चांस हो, ठीक है। उस केस में हम लोग इक्वल साइन लगाते हैं, अदरवाइज नहीं लगाते। सेकेंड हम क्या बोल रहे थे कि जो भी प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, किसी भी रैंडम वेरिएबल की, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है। तो ये तो इसी पॉइंट में हमारा इंक्लूडेड है, लिखे या ना लिखे कोई नीड नहीं है। थर्ड पॉइंट हम क्या बोल रहे थे, अगर सारी प्रोबेबिलिटी को हम कंसीडर करें तो उनका जो समेशन होता है वो हमारा इक्वल टू 1 होता है, उसका समेशन हमारा इक्वल टू 1 होता है। फिर फोर्थ की अगर हम बात करें कि जो EX होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, या जिसको हम लोग मीन से भी कई बार रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो हमारा समेशन ऑफ x इंटू PX होता है। ये बात समझ में आ गई।
फिर हमने बोला कि जो वेरिएंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स का होल स्क्वायर। इतना तो ये बताओ किसको याद नहीं रहेंगे, मैंने फिर से दोबारा रिपीट कर दिया, याद रहेंगे सभी को इतने पॉइंट, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है ना, बस दो मेन पॉइंट हैं ये हमें याद रखना है। आप लोगों को ये लगता है सर स्टैटिस्टिक्स में बस उतना ही पूछा जाता है, तो बेटा ये भी पार्ट जो है ना, ये जो हम डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, इसमें दोनों इंक्लूडेड है, प्रोबेबिलिटी प्लस स्टैटिस्टिक्स, उन दोनों को मिला के हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है। पहले हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी, फिर हम लोगों ने पढ़ा स्टैटिस्टिक्स, अब दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। यहां पर आपसे प्रोबेबिलिटी भी पूछेगा, स्टैटिस्टिक्स भी पूछेगा। ये जो 3 पॉइंट थे ये प्रोबेबिलिटी के थे, और जो ये 2 पॉइंट है ये हमारे स्टैटिस्टिक्स के हैं, याद रहेगा है ना। यहां से हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स दोनों का पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली एक स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट होता है, प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। इन दोनों को मिला दिया तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स दोनों आ गया, दोनों इंक्लूड होंगे। कुछ भी पूछ सकता है, हम लोग आंसर कर पाएंगे, ठीक है। सेकेंड हेडिंग डालिएगा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सेकेंड हेडिंग डालिएगा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सीआरई याद करने के लिए बेटा सीआरई का सेशन आज भी है 11:15 PM, जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थ्योरेटिकल वाले कराऊंगा। कल से हमारा न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट होगा, आप लोग ज्वाइन करिएगा। जिसको आती है वो भी ज्वाइन करो, है ना। जिसको ये लगता है सर मुझे बहुत सीआरई आती है, तो इस धोखे में मत रहो, है ना। आप ज्वाइन करो, आपको फील आ जाएगा कितना आता है ना। जिसको ये लगता है सर मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो बेटा परेशान मत हो, आप लोग ज्वाइन करेंगे, मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। पहले आराम से इजी वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर टॉप में चलूंगा। मैं कभी भी ये नहीं करता कि आप लोगों को मुझे ये दिखाना है कि मुझे कितनी आती है ना। मेरे आने ना आने से कोई मतलब नहीं है, आपको कितनी आती है ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बिल्कुल जीरो से चलेंगे, धीरे धीरे स्टेप बढ़ते बढ़ते टॉप पे आएंगे, लेकिन मजा आएगा। कल से ज्वाइन करिएगा। आज के दिन ऑब्जेक्टिव सीरीज है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेशन रहेगा, आज भी ज्वाइन करना 11:15 PM। और हैबिट में डाल लो कि ये आपको मेरे साथ वीक में 6 दिन मेरे साथ कंटिन्यू करना ही करना है। उसका बेनिफिट आपको आज नहीं समझ में आएगा, लेकिन जिस दिन आप एग्जाम दे के आओगे ना, उस दिन समझ आएगा। जब आप सितंबर अक्टूबर में टेस्ट सीरीज कर रहे होगे ना, मिक्स सब्जेक्ट वाइज की, फुल लेंथ की, तब आपको समझ में आएगा, आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, है ना। आपको तरीके समझ में आएंगे, हम टाइम को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। क्वेश्चन पिक करना आसान नहीं होता सीआरई का, ठीक है। अभी फर्स्ट कब 2 दिन वो थर्सडे को मैंने सीआरई के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन का सेट बनाया था, उसका टेस्ट लिया था। किसी के 10 में 10 सही नहीं थे। क्वेश्चन पढ़ना, समझना, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर करना, वो आसान नहीं होता, वो भी स्पेशली सीआरई में, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, और कम से कम मेरा एम है कि आपको 200 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन करिएगा, मजा आएगा। क्या बोल रहे हो बेटा, e(x²p) क्या बोलते हैं इसको? म्यू2 बोलते हैं, सेकेंड मोमेंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको जो ये लिखा हुआ है इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर मूवमेंट, सेकेंड ऑर्डर मूवमेंट। और जो ये इतना अंदर लिखा है इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर मूवमेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर मूवमेंट। और हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू2 से। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू1 से, ठीक है। और जो ये होता है, ठीक, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? म्यू2c को, म्यू2c को। ये क्या होता है? सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट। 2 मतलब सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट ये होता है, जिसको हम लोग वेरिएंस बोलते हैं, ठीक है। अब उतना डिटेल में मीन नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, है ना। आपके एग्जाम से रिलेटेड जितना है बस मैं उतना ही पढ़ा रहा हूं। नहीं, ये सब बहुत डिटेल में है ना। एमएससी वालों को मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई है, तो ये सब बहुत ज्यादा डिटेल में है, इससे अभी मतलब नहीं है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मतलब कि मैंने अभी बताया, जिसको काउंट नहीं करना, जिसको मीजर करना है। जिसको काउंट नहीं करना, हम उसको नंबर से काउंट नहीं कर सकते, हम उसको मीजर कर सकते हैं। एरिया
काउंट नहीं किया जाता, मीजर किया जाता है। वॉल्यूम काउंट नहीं किया जाता, मीजर किया जाता है। अमाउंट काउंट नहीं किया जाता, मीजर किया जाता है ना। तो जब हम लोग वैल्यू की बात करते हैं, वहां पर हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। चलिए लिखेगा, हेडिंग डालिए, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, लिखेगा। और सेम टू सेम वही लिखते हैं डिफिनीशन जो हम लोगों ने यहां पर लिखी थी। अच्छा, मैंने रफ कर दी थी। लिखेगा, अ वेरिएबल दैट कैन टेक, लिखेगा अ वेरिएबल विराज, यहीं से कंटिन्यू करो बेटा, क्योंकि नया टॉपिक पढ़ा रहा हूं। ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करो, कुछ चीजें नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, है ना, यहीं से कंटिन्यू करो। चलिए लिखेगा, अ वेरिएबल दैट कैन टेक, अ वेरिएबल दैट कैन टेक वन वैल्यू, that can take one value from the continuous range of variable, from the continuous range of variable is called continuous random variable, is called continuous random variable। बेटा जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं एटलीस्ट सेशन को लाइक कर देना। इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब वहां पर हम क्या बोल रहे थे, दैट वैल्यू कैन बी काउंटेबल, यहां पर क्या बोलेंगे, दैट वैल्यू कैन बी मीजरेबल। ठीक है, लिखेगा अगली लाइन से स्टार बना के, अगली लाइन से स्टार बना के लिखेगा, अ वैल्यू विच कैन बी, अ वैल्यू विच कैन बी measurable, a value which can be measurable, a value which can be measurable, measurable in sample space, in sample space, for example 200 ml of tea, फॉर एग्जाम्पल 200 बहुत हो जाएगा ना, 100 ml ऑफ टी इन अ कप। टी के मामले में 100 ml, कोल्ड ड्रिंक होता तो 200 ml, है ना। 100 ml ऑफ टी, कुछ भी लिख लो यार, 100 ml ऑफ टी इन अ कप, इन अ कप। चलो जितने भी बच्चे बेटा इस सेशन को रिकॉर्डेड फॉर्म में कर रहे हो, ठीक है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो, लाइव प्रेजेंट रहो नेक्स्ट दोनों सेशन में। मैं 1 अगस्त से आप लोगों का कैलकुलस भी पढ़ाऊंगा। फिर कैलकुलस में अगर रिस्पॉन्स अच्छा दिया, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है ना, देन मैं अगस्त में ही आप लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन भी स्टार्ट कर दूं। मैं सोच रहा हूँ कितना जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों का ये कंप्लीट करूँ, तो अगस्त और मिड सितंबर तक पूरी मैथ्स कंप्लीट हो जाए। देन इसके बाद मैं प्लान कर रहा हूँ अक्टूबर से ल्यूकवार्म सीरीज स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, तो ल्यूकवार्म सीरीज में आप लोगों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। प्रॉपर सब्जेक्ट का एक नोट्स मिल जाएगा आपको, एक रिवीजन सेशन मिल जाएगा, डेली का हम लोग 3-4 सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे होंगे, वो आपको बहुत बेनिफिट दे के जाएगा। तो आप मेरी बात को समझो यार, मैं कुछ गाइड करता हूं तो आप लोगों के बेनिफिट के लिए, इसमें मुझे क्या ही बेनिफिट मिल जाएगा। और कोई इस बात का मुझे सैलरी या पैसा नहीं मिलता कि कितने बच्चे लाए हुए हैं यार, कुछ फीलिंग्स भी होती हैं, है ना। मुझे लगे भी तो कि किसी का फायदा हो रहा है, आप लोग सच में देख रहे हो कंटिन्यू इतने बच्चे लाइव हैं, तो कुछ फीलिंग्स होती हैं यार। हर चीज मनी नहीं होती है, हर चीज ये जरूरी नहीं है कि आपको पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, है ना। यहाँ पर मुझे यूट्यूब का कोई पैसा नहीं मिलता ये पढ़ाने का, बस कुछ फीलिंग्स हैं आप लोगों की हेल्प के लिए जो कर रहे हैं, है ना। क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को एक ही चीज बोलता हूँ, आप कहीं पर कहीं भी पहुंच जाइए,
लेकिन कम से कम इस कंट्री का, है ना, इस सोसाइटी के लिए या उन लोगों के लिए जो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, मनी के बेसिस पे पीछे हो जा रहे हैं, उन लोगों की हेल्प करना भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन आप खुद सोचिए, हम हेल्प करें और वो हेल्प लेना ना चाहे। हम कहीं पर जाके खाना बांटे और वो क्या बोले अपने घर पे खड़े होके, यार देखना तेरा गरज हो ना तो मेरे घर आके खाना दे जा, मैं नहीं लेने आ पाऊंगा। तब तो आपको गुस्सा आएगी ना, आप क्या बोलोगे, वे तू भूखा ही रहे, है ना, नहीं देना मेरे को खाना। तू अपने पैरों से चल के रोड पार करके यहां खाना लेने नहीं आ सकता, मैं तेरे घर पे आके खाना दूं, फिर बोलूं चल तू मुझे खिला भी दे, मैं खिलाऊं बैठ के, फिर चल तू बर्तन भी साफ कर दे, है ना, तो आप भी गुस्सा हो जाओगे, नहीं करोगे। भाई मैं इतना ही तो बोलता हूं कि लाइव आके पढ़ाई करो। मैं ये थोड़ी बोलता हूं कि नहीं नहीं मुझे सैलरी दो, फीस दो, ये करो वो करो, ऐसा थोड़ी बोलता हूं। तो सोचो ना यार, समझो आप लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पे करो। मैं रेडी हूं आप लोगों को फ्री कंटेंट देने के लिए, है ना। चलिए, तो अब सेकंड, अगर जैसे हम लोगों ने वहां पर बात की ऐसे हम लोग यहां पर भी बात कर सकते हैं। तो यहां पर हम बात क्या करेंगे, अरे भाई कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हो चाहे रैंडम वेरिएबल हो, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, तो पी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा और आर इक्वल टू लगा दो, मे बी अगर और फेलियर के केस हो जाए तो वहां पर 0 आ जाएगा, तो हमारा ऐसा होगा। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो जो ये पी एक्स होता है ये आपका 0 से 1 के बीच में लाई करता है, लेकिन 0 हमारे आर फेलियर कंडीशन है और 1 हमारा ऑल सक्सेस कंडीशन होता है। ठीक है, नोट करते जाओ, नोट करते जाइए। थर्ड पॉइंट, जब हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात करते हैं, तो जैसे अभी तक हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, अभी नोट मत करना इसको, हम लोग क्या निकाल रहे थे, समेशन ऑफ पी एक्स इक्वल टू 1। बस अब जब कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो जाता है ना, मैंने आपको क्या बोला था, समेशन वाला पार्ट हट जाता है, तो ये क्या हो जाता है बेटा, समेशन वाला पार्ट हट जाता है, तो क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन आ जाता है, पी एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 हो जाता है। और ये जो पी एक्स डी एक्स होता है कहां से कहां, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, या जो गिवन रेंज होगी उसके लिए ट्रू होगा। बात समझ में आ गई। वहां पर समेशन पी एक्स इक्वल टू 1 क्या था, या इंटीग्रेशन पी एक्स, और जब भी इंटीग्रेशन करते तो एक हमारा डिफरेंशियल टर्म आना चाहिए, तो dx इक्वल टू 1 कर दीजिए। नोट करिएगा, नोट करिएगा, यस, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, तो सर ये बताइए, मे बी ऐसा भी कुछ हो सकता है कि ये लिमिट कहां से कहां ली जाए, तो ये तो बेटा डिपेंड करता है ना, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 तो नहीं होती। हमने क्या बोला, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी का सम, अब वो टोटल प्रोबेबिलिटी में एक्स का रेंज हमने माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ले लिया। अगर आपको कभी भी कुछ एक ऐसा दे दे कि ए से बी पी एक्स डी एक्स है, तो मे बी इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन आर इक्वल टू 1। अगर हमारा वो डिफाइंड ही ए से बी के लिए है ना, जैसे डाइस थ्रो करे और पहली वैल्यू 1 और लास्ट वैल्यू 6 दे दे, ये मैं आपको डाइस वाला जो एग्जांपल दे रहा हूं, ये हमारा रैंडम का नहीं, रैंडम कॉन्टिन्यूस का नहीं है, ये डिस्क्रीट का है, बट जस्ट फॉर एग्जांपल कि 1 to 6 दे दे, तो उसके बीच में जितने नंबर होंगे, है ना, तो वही तो सब यहां पर लाई करेंगे। ऐसे मान लीजिए कभी भी आपको दे दे ए टू बी, तो वो ए टू बी का जो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन का सम है वो या तो लेस देन 1 होगा, या अगर ये ए और बी वैल्यू इनिशियल और फाइनल वैल्यू होगी तो मे बी उसकी वैल्यू का जो सम आएगा वो 1 हो सकता है, इसलिए लेस देन आर इक्वल टू 1 लिख रहे हैं। इसी को बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी के लिए पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। नोट कर लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हो गया, चलिए इतना ही पार्ट था ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट में, ठीक है, जिसमें अब पहला पार्ट हमारा स्टार्ट होता है। इसमें 3 तरह के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें पढ़ने हैं। नंबर 1 बाइनोमियल, नंबर 2 पॉइजन और नंबर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसमें पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिएगा, नंबर 1 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझ लो, पहले ये पूरा पार्ट समझ लो। किमी वॉरियर, ये क्वेश्चन का आंसर देने लायक नहीं है। जैसे हम यहां पर बात करते हैं समेशन ऑफ एन, इसका मतलब क्या होता है 1 + 2 + 3 + 4 + डैश डैश डैश। और जब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एन dx, है ना, किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, देन फिर हमारा वो पूरा वैल्यू, जैसे हमारा ये n है तो इसका मान लो कुछ ऐसा कर्व बना, तो ये कर्व इस पॉइंट A से लेकर इस पॉइंट B तक का ये होल सम को रिप्रेजेंट करता है। तो एक जो समेशन है वो हमारा डिस्क्रीट के लिए डिफाइंड होता है और जो इंटीग्रेशन है वो कॉन्टिन्यूअस के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। यहां पर हमें 1 और 2 के बीच में क्या है उससे मतलब ही नहीं है, लेकिन यहां पर जैसे ये वाली वैल्यू 1 है और ये वाली 2 है, तो सिर्फ यहां का एरिया यहां का एरिया, ये थोड़ी, हमें ये पूरे एरिया से मतलब होता है जो इसके मिड में आता है। तो ये इसलिए कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए यहां पर इंटीग्रेशन लिया जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो बाइनोमियल पहले समझ लो होता क्या है, क्या होता है बाइनोमियल। बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एक प्रोबेबिलिटी का वो पार्ट है जहां पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बहुत ज्यादा हो, देन हम लोग बाइनोमियल को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक सिंगल कॉइन को टॉस किया, 2 कॉइन को टॉस किया, 3 कॉइन को टॉस किया, 4 कॉइन को टॉस किया, यहां तक तो हम सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं एक कॉइन को हमने 20 टाइम्स टॉस किया, उनमें से 16 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी, अब आप निकाल पाएंगे 20 टाइम्स का? 20 टाइम्स का टॉस का जो भी सैंपल स्पेस होगा क्या आप निकाल पाएंगे? और उस पर 16 टाइम की प्रोबेबिलिटी, तो आप उसकी पॉसिबिलिटी चेक कर रहे होंगे, निकाल पाएंगे। जैसे हम क्या बोलते हैं कि हमारा 2 कॉइन टॉस किया तो हेड टेल, हेड 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 टेल, टेल हेड हेड टेल टेल, ये आया। तो मैंने बोला कि दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपने बता दिया। ठीक है, अब हमने 20 टाइम्स किया, हमें वो प्रोबेबिलिटी बताइए जिसमें 16 टाइम, जैसे मैं इसमें पूछता कि मुझे वो प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें कम से कम एक बार हेड आया हो, तो आप क्या बताएंगे कि एक ये है, एक ये है, और इसमें 2 बार आया, तो कम से कम एक बार हेड आया हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 3/4। एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 3/4। मैं बोलूं 20 टाइम्स मैंने एक कॉइन को टॉस किया, एटलीस्ट 16 टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, आप निकाल पाओगे क्या? हाँ या ना बताओ। मैंने क्या बोला कि हमने एक कॉइन को 2 टाइम टॉस किया, 2 टाइम टॉस किया, किसको? कॉइन को, और मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी थी एटलीस्ट वन हेड। आपने काउंट कर लिया ना बेटा कि एटलीस्ट वन हेड है, सैंपल स्पेस पहले काउंट कर लिया, HH HT TH और TT। मैंने बोला एटलीस्ट वन हेड, तो आपने बोला एटलीस्ट वन, मतलब सिर्फ एक ही तो नहीं है जिसमें दोनों टेल हैं, बाकी सब में तो कम से कम एक हेड है। आपने बोल दिया 3/4 या आपने बोल दिया 1 - 1/4, दोनों सही है आपका। मैंने अब आपको बोला कि चलो यार थोड़ा सा तूफानी करते हैं, है ना, कुछ तूफानी करते हैं। मैंने बोला कि एक कॉइन है, कॉइन को हमने 20 टाइम्स टॉस किया और प्रोबेबिलिटी बताइए किसकी? एटलीस्ट 16 हेड। बता सकते हो? बता सकते हो? आप काउंट कर सकते हो? मुझे बस इतना बता दो, काउंट कर पाओगे क्या आप सैंपल स्पेस निकाल पाओगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे। हम सैंपल स्पेस 20 कॉइन्स का नहीं निकाल पाएंगे, एक दिन लगा दोगे पूरा लिखने में। ठीक है, फिर उसमें से आप काउंट करो कि 16 हेड एटलीस्ट कौन कौन से हैं। पूरा एक दिन का क्वेश्चन हो गया ना अगर लिखना स्टार्ट करेंगे, और हमें करना है यहां पर 1 मिनट में क्वेश्चन। तो जब हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बहुत ज्यादा होता है, जब हमारा वहां पर इवेंट का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होता है, उस केस में हम लोग सिंपल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो उस टाइम पे जब
ह्यूज नंबर की बात आ जाती है तो वहां पर हमें स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करना पड़ता है, और वहां पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी प्लस स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करना पड़ेगा। देन हमें डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, सुनिएगा, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। बाइनोमियल थ्योरम के लिए हमारा एक फार्मूला है NCR P टू दी पावर R Q टू दी पावर N माइनस R। अब ये क्या होता है, चलो वन बाय वन सारी चीजें समझेंगे। तो चलिए पहले यहां पर हेडिंग डालिएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पहले यहां पर हेड 2 टू दी पावर 20 सैंपल स्पेस होगा, ठीक है, चलो मान लिया। शाहिद आपकी बात बिल्कुल सही है। अब इसमें निकालो जरा, काउंट करो कि जिसमें 16 टाइम एटलीस्ट हेड हो। काउंट कर पाओ तो मुझे बता दो, काउंट करो, काउंट कर पाओ तो मुझे बता दो, ठीक है। नहीं कर पाओगे, पूरा दिन लगा दोगे आप लिखने में, उसका सैंपल स्पेस लिखने में। आपने तो एक ये काउंटिंग बता दी ना, गिनती की इतना होगा, मैं बोलूं क्या क्या होगा तब टफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिखेगा, लिखेगा when experiment represents the huge number of sample space, when experiment represents the huge number of sample space, then we cannot solve it by simple probability, then we cannot solve it by simple probability, then we will apply binomial theorem, then we will apply binomial theorem, then we will apply binomial theorem as follow NCR P to the power R Q to the power N माइनस R, ठीक है। और ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल X इक्वल टू R। where P is the probability of success, Q इक्वल टू 1 माइनस P, इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, N क्या है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। R क्या है, नंबर ऑफ इवेंट। जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते थे, इवेंट क्या होता था, जो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी निकालते थे तो वो इवेंट होता था, और एक्सपेरिमेंट क्या होता था, जिससे हम सैंपल स्पेस निकालते थे। तो N क्या है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, कितने टाइम कॉइन टॉस कर रहे हो, कितने टाइम डाइस थ्रो कर रहे हो। R क्या है, कितने टाइम हमारा 6 आना चाहिए,
कितने टाइम हमारा हेड आना चाहिए, तो वो हमारा इवेंट हो गया। नोट करिएगा, नोट करिएगा। और इसी नंबर ऑफ इवेंट को क्या बोलते हैं, इसी को रैंडम वेरिएबल, इसी को क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल एक्स। ठीक है प्रतीक, अभी बताओ आप कोई डाउट है? बेटा परमुटेशन नहीं लेते यहां पर बेसिकली हमें कॉम्बिनेशन ही लेना है, क्योंकि हम यहां पर कॉम्बिनेशन ही बनाते हैं कि कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा उसका, जो हमारा एक्सपेरिमेंट और रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन गिवन है, तो उसका हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उस कॉम्बिनेशन फॉर्म में ही फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सारे टर्म पता चल गया, एनसीआर। अच्छा, अगर आपको किसी को फार्मूला नहीं पता, एनसीआर इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बट अगर किसी को नहीं पता तो याद रखना। पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस, आर क्या है, रैंडम वेरिएबल, और एन माइनस आर क्या है, नंबर ऑफ इवेंट में से कितना माइनस कर देंगे उसके होने की प्रोबेबिलिटी। तो जो भी हमारा नंबर ऑफ अनसक्सेस इवेंट हो जाएगा वो हमारा एन माइनस आर है। चलिए यहां से सारा पॉइंट आपको क्लियर है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, यहां पर किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो बेटा बोलिए एक बार, अदरवाइज फिर आगे सॉल्व करते हैं। नहीं है? चलो ठीक है, तो फिर क्वेश्चन कैसा होता है, क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिएगा 12 coins are tossed, 12 coins are tossed. What is the probability of getting exactly 3-6? क्या बोल रहा है बेटा, सुनना। यस, ऑल क्लियर। आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अच्छा देखो शाहिद, आपने बोला था स्टार्टिंग में कि सर 30 स्टूडेंट तो हैं, उसके बाद से अब तक बताओ क्या कंडीशन है। बस इसीलिए ना बिलीव नहीं होता है कि मैं किसके ऊपर बिलीव करूं किसके ऊपर नहीं। जो फर्स्ट डे आए थे 60 स्टूडेंट लाइव था, तब क्या बोल रहे थे, सर पर डे करेंगे, सेशन करेंगे। बच्चों में एक्चुअल में क्या होता है ना, हर बच्चा उतना कॉन्टिन्यूटी मेंटेन नहीं करता। हर बच्चे को जब फ्री का नॉलेज मिलता है ना, तो उसको लगता है यार पक्का इनका कोई फायदा हो रहा होगा, तो फ्री का नहीं देना है ना, तो उसकी कॉन्टिन्यूटी नहीं बनती। फिर कुछ टाइम के बाद उसको याद आता है, यार मैं लेट हो गया, क्या मैंने गलती कर दी, बाकी लोग तो बहुत मुझसे आगे चल रहे हैं। फिर वो परेशान होता है, सर मुझे बताओ ना 3 महीने में कैसे गेट क्वालिफाई करे। अबे मैं कोई मैजिक करता हूं क्या, मैं 3 महीने में आपका गेट निकला दूंगा, है ना। मैं कोई बाबा थोड़ी हूं कि बाबा जी आशीर्वाद दो ना कि मेरा गेट में टॉप 100 रैंक आ जाए। मैं कोई बाबा नहीं हूं, है ना, कोई मैं शक्तियां नहीं देता, मैं कोई मंत्र नहीं पढ़ के फूंक दूंगा। गेट विदाउट टाइम, विदाउट आपकी मेहनत पॉसिबल ही नहीं है। यहां पर कभी तुक्के नहीं लगते, याद रखना, यहां पर कभी तुक्के नहीं लगते। 10 तुक्के मार के आ जाना कभी भी एग्जाम में, गेट में पता चलेगा टोटल जब हमने काउंट किया तो निगेटिव ही आया, पॉजिटिव कभी नहीं आया, है ना। जब मैं अपने बीटेक के टाइम पे था तो मैं वहां पर बैठ के ये प्रोबेबिलिटी निकाला करता था कि अगर मैं 10 तुक्के मारूंगा तो कितने मेरे सही होंगे कितने गलत होंगे, तो एटलीस्ट मैं पॉजिटिव मार्क्स में रहूं। मैं इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालता था क्योंकि मेरी प्रोबेबिलिटी अच्छी थी। और मैंने जितनी बार तुक्के मारे, रियल बता रहा हूं आप लोगों को, हमेशा माइनस में ही मार्क्स आए हैं, प्लस में नहीं। मतलब जैसे मैंने 10 तुक्के मारे, जितना आता है उतना कर लिया, 10 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, मैंने 10 की बीवी मार दिए या सीसी मार दिया, 5 भी 5 सी मार दिए। और जब लास्ट में मैंने काउंट किया ना कि उन 10 का टोटल रिजल्ट क्या आया, तो -0.33, -0.5, माइनस पॉइंट समथिंग, ऐसा ही रिजल्ट रहा, कभी प्लस में आई ही नहीं। तो ये मत मानना कि यार प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूं और आपको उसी की प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, तो कैसे नहीं निकलता, आपको ईमानदारी से करना पड़ेगा। ठीक है, 12 coins are tossed,
एन की वैल्यू कितनी हो गई, एक्सपेरिमेंट कितना है 12, एग्जैक्टली 3 6, आर की वैल्यू रैंडम वेरिएबल एक्स कितना हो गया 3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अरे भाई जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं उसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी P 1/6, 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी Q 1 - 1/6, 5/6। सॉल्व कर लेते हैं, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी आप गेटिंग एग्जैक्टली 3 6, एग्जैक्टली 3 6 x इक्वल टू 3 के लिए एनसीआर 12 C3 P टू द पावर R 1/6 टू द पावर 3 Q टू द पावर n माइनस R 5/6 टू द पावर n है 12 माइनस 3 9। सॉल्व कर लेंगे, जो आ जाएगा बेटा आंसर। क्या बोल रहे हो सर, एग्जाम के लिए P याद आएगा, P याद आएगा आप उसको सर एग्जाम से 1 मंथ पहले एहसास होगा, हाँ बिल्कुल। और फिर उसके बाद उनको क्या लगता है, गेट तो मेरे लिए बना ही नहीं था और मैं गेट के लिए नहीं बना, हम एक दूसरे के लिए है ही नहीं, तो चलो फिर कुछ और देखते हैं, और वो सारी होप्स वहीं पर खो देते हैं। ठीक है बेटा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसको आप चाहे लो ना निकाल ना सको, बस उसके लिए कितना टाइम, और वो टाइम सही डायरेक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत मेहनत करते हो, ठीक है, अब आपको बोला जाए कि 10 फीट गड्ढा खोदो तो पानी निकल आएगा, अब भाई गड्ढा नीचे की तरफ खोदोगे तब पानी निकल आएगा, या 10 फीट ऐसे खोद दोगे तो पानी निकल आएगा। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्शन सही नहीं है ना, आप कितनी भी मेहनत कर लो नहीं निकाल पाओगे। सर मैं पिछले 2 साल से गेट की तैयारी कर रहा हूं सर, 3 सब्जेक्ट मैंने बहुत अच्छे से याद कर लिए, बुक से पढ़ लिए सर, एक एक सब्जेक्ट की 4 बुक पढ़ ली, घंटा गेट निकलेगा। आप एक सब्जेक्ट की 4 नहीं 25 बुक पढ़ लो, लेकिन गेट तब नहीं निकलेगा। आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट से पीएचडी थोड़ी करना है यार। इसलिए जब एक सब्जेक्ट को हम लोग प्रोवाइड करते हैं ना, तो हम एक ही सब्जेक्ट को 20 बुक से पढ़ के प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप 20 बुक पढ़ोगे तो भाई गेट नहीं निकाल पाओगे, आप एक सब्जेक्ट में पीएचडी करोगे। इसीलिए हम लोगों को बोला जाता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। और जो भी टीचर गेट के सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हो ना, वहां नहीं जाना है, मतलब आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। कोई भी 12 के 12 सब्जेक्ट में अगर एक्सपर्ट होता ना, तो वह खुद पहली रैंक लेके बैठा होता, खुद पहली रैंक लेके बैठा होता, ठीक है। और एक बार नहीं 2 3 4 5 हर बार एग्जाम देता, हर बार पहली रैंक लाता। तो 12 सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हो सकता कोई, एक्सपर्ट 3 4 मैक्सिमम 4 या 5 सब्जेक्ट में हो सकता है, इतने में नहीं हो सकता। अगर कोई 12 सब्जेक्ट कह दे क्या हो मैं 12 के 12 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और मैं सारे का एक्सपर्ट हूं, तो उससे एक बार पूछ लेना कि भाई तुम कितने बार गेट में पहली रैंक लाए हो, ठीक है, नहीं ला, और मैं भी नहीं ला सकता, क्यों, क्योंकि मुझे 12 सब्जेक्ट नहीं आते। मैं एक्सपर्ट हो सकता हूं 3 4 सब्जेक्ट में, 2 3 सब्जेक्ट में काम चलाओ पढ़ा सकता हूं, लेकिन यह पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 12 के 12 सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जाऊं। तो ऐसे लोगों से भी बचना, ठीक है, और ऐसे लोगों से बचना जो खुद गेट क्वालिफाई नहीं है, या धोखे में एक बार क्वालिफाई हो गए, जस्ट क्वालिफाई था मेरा गेट, ऐसे लोगों से भी बचना कि धोखे में हो गया एक बार, कितनी बार की हो क्वालिफाई, है ना। तो ऐसे थोड़ा सा इन सारी चीजों को एक सही डायरेक्शन में लेके चलना। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहा है, 12 कॉइन आर टॉस, इसका आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, आप लोग आंसर तो निकाल ही लोगे, ठीक है। 12 डाइस है, 12, अरे यार सॉरी, ये 12 कॉइन नहीं है यार, 12 डाइस है ना। कॉइन में 6 कैसे आ जाएगा, आप फीलिंग को समझो, अब आप मेरी फीलिंग को समझो। 12 डाइस आर टॉस्ड, टॉस लिख लो या थ्रो लिख लो, ठीक है, टॉस लिख लो और थ्रो लिख लो, अरे फीलिंग को समझो यार, लिख गया हमें आर थ्रो, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 6, क्योंकि कभी भी डाइस में 6 नहीं आ सकता ना यार, ठीक है, अब समझ गए होगे। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा क्या बोल रहे हो सर, रिपीट प्लीज रिपीट करिए ना, मैं रिपीट कर देता हूं, चलो फिर से मैं रिपीट करता हूं, सुनिएगा, मैं फिर से पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। सुनिएगा, हमने क्या बोला, 12 डाइस आर थ्रोन,
तो टोटल कितनी डाइस थ्रो कर रहे हैं हम लोग? 12। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 6? हम क्या चाहते हैं, एक्स की वैल्यू ये कितनी हो जाए, 3 टाइम्स हमारा 6 आ जाए। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी भाई पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और अगर 6 आ जाएगा तो सक्सेस है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अनसक्सेस क्यू वो क्या है? 5/6। इतना इजी हो गया। पी एटलीस्ट 3 6 आ जाए, एग्जैक्टली 3 6 आ जाए तो क्या हो जाएगा? एन मतलब 12 टॉस में से 3 टॉस ऐसे हो जिसमें 1/6 की जो प्रोबेबिलिटी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी है वो हमारा 3 टाइम्स हो जाए, और 5/6 जो अनसक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो 9 टाइम्स हो जाए। बात खत्म हो गई। सॉल्व कर लो, बात खत्म हो गई। निकाल लेंगे, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। चलो बेटा वो एच और उसमें कंफ्यूज मत हो, वो 12 टाइम्स जो है वो डाइस है और ये एग्जैक्टली 3 6 है। अच्छा मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूं, मैं चाहता हूं कि एक ही क्वेश्चन में किस तरह से चेंज करके आ सकता है। एग्जैक्टली ना लिखाओ, एग्जैक्टली ना लिखाओ, आपको क्या बोले, एटलीस्ट 3 6। बात समझना, एटलीस्ट 3 6 अब आपसे ये बोल दे, ठीक है। नैतिक, नैतिक, लर्नर, शाहिद, स्वप्निल, विश्वनाथ, ठीक है, एंड ऑल। भावना नहीं प्रेजेंट हो आज, मन नहीं लगता इसका। चलो अनीता आप भी नहीं दिख रहे हो। सर आप पी की वैल्यू कैसे कंसीडर करते हैं? स्वप्निल क्या बोल रहा है? 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 6 3 टाइम्स 6 आने की। तो जब एक कॉइन टॉस किया तो उसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6, ठीक है। 3 टाइम्स सक्सेस हो जाए तो 1/6⁻³ हो गया। अनसक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स 6 आ जाए, बाकी टाइम 6 के अलावा कुछ भी आ जाए तो 5/6। बात खत्म। भाई क्या पूछ रहा है ये डिपेंड करता है, जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ लेता, ठीक है। चलो मैं इसी को, जो आप हेड वाला मैं गलती से लिख गया था, टॉस वाला, मैं अब टॉस वाला कर देता हूं यहीं पर, सुनिएगा। लो यार सब चला ही गया, आ गया, ठीक है। देखिएगा अब मैं फिर से आपको यहां पर डाइस की जगह क्वाइन ले लेता हूं और 6 की जगह हेड ले लेता हूं, सुनिएगा। और ये एटलीस्ट की जगह एग्जैक्ट लेता हूं, सुनिएगा। 12 क्वाइंस आर टॉस्ड, आर टॉस्ड, समझिएगा। जो क्वेश्चन आपने लिखा था उसे मतलब करना है ना, आप उसको सही कर लेना। 12 coins are tossed. What is the probability of getting exactly 3 heads? क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 12, x की वैल्यू 3। अब बेटा हेड क्वाइंस में, तो क्वाइंस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। तो देखें ना पी कैसे हमने डिसाइड किया। क्वाइंस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। अब यहां से इसका इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? हो गया 12C3, 12NC3 आर 1/2⁻3, 1/2⁻9, मतलब n-r, 12-3, तब 9 आएगा। मैं 12-3 लिख दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 12-3, बात समझ में आ गई? अब बताओ किसी को कोई डाउट? अभी बताइए किसी को कोई डाउट बेटा? बहुत प्यारा शाहिद, वो क्वेश्चन का आंसर जो आपने दिया मजा आया। अभी मैं वो भी बताता हूं, ठीक है। अच्छा पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। 12 coins are tossed. What is the probability of getting exactly? अब exactly को मैंने यहां पर हटाया और यहां पर मैंने क्या लिखा? exactly की जगह एटलीस्ट। मैंने क्या लिखा? एटलीस्ट।
एटलीस्ट, तो एटलीस्ट 3 हेड। अब बेटा ये जो है n की वैल्यू 12 और एटलीस्ट, तो अब रैंडम वेरिएबल क्या होगा, एटलीस्ट कम से कम 3 आए, 3 से ज्यादा कितने भी आए, तो मतलब यहां पर 12 टाइम टॉस किया है, तो इसका मतलब हो गया कि या तो 3 हो जाए, या तो 4 हेड आए, या 5 हेड आए, 6 7 8 9 10 11 12। तो ये x की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। p में कोई चेंज नहीं होगा, q में कोई चेंज नहीं होगा, और जब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, p x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। यह क्या होगा, p x इक्वल टू 3 प्लस p x इक्वल टू 4 प्लस p x इक्वल टू 5 प्लस डैश डैश डैश, कब तक p x इक्वल टू बेटा 12। बात समझ में आई। तो अब इसका फॉर्मूला आप ऐसे सॉल्व करें, NCR तो 12 C3 P 1/2 टू द पावर 3 Q 1/2 टॉस है ना, तो 1/2 टू द पावर 9 प्लस x इक्वल टू 4 तो 12 C4 1/2 टू द पावर 4 1/2 टू द पावर 12 माइनस 4 कितना हो गया 8 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे आप सबके लिए सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करने से अच्छा है हम क्या करें, 1 माइनस p ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो p लेस देन 3। सर मतलब बेटा 1 माइनस लेस देन 3, लेस देन 3 में क्या आता है कि p x इक्वल टू 2, ठीक है, माइनस साइन बाहर लगा है, प्लस p x इक्वल टू 1 प्लस p x इक्वल टू 0। डोंट फॉरगेट दिस, ये भूल मत जाना x इक्वल टू 0। ये भी तो हो सकता है एक भी बार हमारा हेड ना आए, तो वो कंडीशन भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो 1 माइनस दिस, इससे सॉल्व करेंगे सिर्फ ये 3 वैल्यू काउंट करनी पड़ेंगी। इससे सॉल्व करेंगे तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतनी सारी सॉल्व करनी पड़ेंगी। इनसे आप कर लीजिए। 1 में p ग्रेटर देन इक्वल टू 3 था एटलीस्ट, तो एटलीस्ट मतलब कम से कम 3 हो, तो आप वो वाले माइनस कर दो जिसमें 2 हेड आए, वो केस माइनस कर दो जिसमें 1 हेड आए, वो केस माइनस कर दो जिसमें 0 हेड आए, उनको माइनस कर दिया, 1 माइनस करके आंसर निकाल दिया। क्या कहते हो बच्चा, सही है, हो जाएगा। 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0 1 2 को कहां ले जाओगे प्रतीक, 2 को कहां ले जाओगे भाई, अरे यार ऐसी गलतियां मत करो मेरे लाल, ठीक है। अभी क्लियर, अभी क्लियर, अभी बताओ किसी को कोई डाउट, अभी बताओ बेटा, अभी किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट, क्लियर, तैयारी का टाइम हो गया, अच्छा चलो एंड करता हूं इसे। एक क्वेश्चन और कर ले, एक क्वेश्चन और कर ले, ठीक है। चलो सुनो सुनो सुनो, यहां पर एक और स्टार बना के लिखेगा, मीन एंड वेरिएंस फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जब भी बेटा मीन की बात करेंगे, मीन इक्वल टू म्यू इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू, आप जिससे भी प्रेजेंट करना चाहें, है ना, जिससे भी आप रिप्रेजेंट करना चाहें, इक्वल टू क्या होता है बेटा, बता सकता है कोई, एन इंटू पी। एन क्या है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, और पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सही है बेटा। और अगर आपसे पूछा जाए वेरिएंस v या फिर सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा एन पी क्यू। एन आपको पता है, पी आपको पता है,
Q1 माइनस P हो जाएगा, वो भी आपको पता है। ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं क्योंकि अब मेरा CRE का क्लास का टाइम हो रहा है। इस बीच में मुझे ठीक है थोड़ा सा गैप चाहिए रहेगा। सो अब यहीं पर आज एंड करेंगे। बाइनोमियल वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। कल स्टार्टिंग में आपको कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन बाइनोमियल के सॉल्व करा दूंगा, देन फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और कल के दिन ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक पार्ट पूरा पढ़ा दूंगा और हो जाएगा। तो कल देखते हैं, नॉर्मल भी एंड कर दूंगा क्योंकि पॉइजन में कुछ नहीं पढ़ाना, एक फार्मूला लिखना है, उससे रिलेटेड 2-4 न्यूमेरिकल करा दूंगा। फिर थोड़ा सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डिटेल में पढ़ाऊंगा क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग में, सिविल में, मैकेनिकल में, इन तीनों में काफी डिटेल में पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको। मैं चाहता हूं ऐसा कि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दूं, तो मे बी कल और परसों तक ये सेशन चले। देन इसके बाद फिर 2-3 सेशन लगा के हम प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर नंबर ऑफ सेशन मैंने प्रोवाइड किए, लगभग 25 सेशन प्रोवाइड किए हैं स्पेशल क्लास में। 1 by 1 करके आप कंप्लीट कर लेंगे। कब तक? 31 तक। जितने ज्यादा कंप्लीट कर ले आप। फर्स्ट को जब मुझे मिलेंगे ना, प्रोबेबिलिटी का जस्ट आप फीडबैक देना कि मैंने क्या पढ़ाया, कैसा पढ़ाया और आप कितने क्वेश्चन कर सो गाइज फिर आज का सेशन यहीं पर हम लोग एंड करेंगे। एंड्रॉइड के लिए है ना, आप यहाँ से कम्युनिटी को फॉलो कर लीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं जो भी आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन होगी वो कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा। देन वहां से आप सुपर फॉर्म में अपनी जर्नी कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं से एंड करते हैं और कंटिन्यू करेंगे कल के दिन सेम टाइम और सेम चैनल पर, और मिलते हैं अभी 11:15 PM से स्पेशल क्लास के लिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।